नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम काव्य शास्त्र से काव्य गुण पर चर्चा करेंगे। आज काव्य गुण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। कौन सा कथन सही नहीं है? गुण काव्य के अतिरिक्त सौंदर्य है। अलंकार जो है शोभा मात्र है। गुण जो है गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभा कारक तत्व है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता है। माधुर्य और प्रसादोष सर्वमान्य काव्य गुण है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि काव्य गुणों के संबंध में सही नहीं है? कौन सा क्वेश्चन है जो सही नहीं है आंसर? तो काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का जो विवेचन है मिलता है, तो यही जो है हमारा गलत हो जाएगा। काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य हैं, बिल्कुल सही है। अलंकार शोभा मात्र है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है गुण रस के उत्कर्ष और काव्य में शोभा कारक तत्व हैं, ये भी सही है। उसके बाद है माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है, ये भी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या मानी है वो कितनी मानी है? 3, 5, 10, 8। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कितनी मानी है? 10। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। कौन कौन सी? श्लेष, प्रसाद, सामता, समाधि, माधुर्य, ओज, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता एवं कांति। ये जो हैं 10 काव्य गुण हैं जो भरत मुनि के अनुसार माने गए हैं। अगले क्वेश्चन पे अगले व्याख्या देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है कि भरत के अनुसार काव्य दोष कितने हैं? तो काव्य दोष भी इन्होंने 10 ही माने हैं। कौन कौन से हैं? गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यापेत, विषम, विसंधि और शब्द च्युत। ये जो है महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। एलटी ग्रेड में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, पीजीटी टीजीटी में है, अदर स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखना भी जरूरी है। उसके बाद वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकार से अलग कर दिया। उसके बाद आनंद वर्धन ने गुणों को रस का जो है क्या माना है? अंग माना है और इनकी संख्या 3 ओज प्रसाद माधुर्य तक ही सीमित कर दी। देव और भिखारी ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 10। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? क्षेमेंद्र ने, वामन ने, भोजराज ने, भरत मुनि ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा भरत मुनि ने जो है काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं कितने? 5, 10, 9, 8। तो काव्य गुण और काव्य दोष इन्होंने 10 ही माने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 7, 10, 13, 18। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है जीआईसी में, पीजीटी में, टीजीटी में और एलटी ग्रेड परीक्षा में कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 10। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या बताई है कितनी? 10, 8, 9, 7। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं कितने माने हैं? काव्य गुण जो है आचार्य मम्मट ने कितने माने हैं? 10, 3, 15, 8। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण जो माने हैं वो कितने माने हैं? 3 माने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि गुण कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से कौन से गुण आवश्यक हैं। इस विषय पर काव्याचार्यों में मतभेद रहा है। कोई तो गुण की संख्या 10 मानता है। जैसे 10 कौन कौन से मानते हैं? भरत मुनि, दांडी और वामन, ये लोग 10 मानते हैं। कोई 24 गुण मानता है, जैसे भोज है तो 24 गुण मानते हैं। कोई 3 गुण मानता है। 3 गुण कौन मानते हैं? मम्मट। इन सब पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि गुण की संख्या के भेद के संबंध में विभेद अधिकतर 10 गुणों को मानने का अथवा 3 गुणों को मानने का है, क्योंकि अग्नि पुराण कार ने भी मुख्य रूप से 3 गुण ही माने गए हैं। अग्नि पुराण में कौन कौन से? यथा शब्द गुण और अर्थ गुण जो हैं माने गए हैं। शब्दार्थ गुण माने हैं, इन्हीं के भेद मतभेद किए गए हैं। इसी प्रकार भोज ने वामन के 10 गुणों के अतिरिक्त 14 अन्य गुण भी माने हैं, लेकिन आचार्य मम्मट ने 3 गुण ही माने हैं। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सही युग्म चिन्हित कीजिए। सही युग्म जो है कौन सा है? वैदर्भी, माधुर्य, गौड़ी, माधुर्य, पांचाली, ओज, गौड़ी, प्रसाद। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है, वैदर्भी का संबंध जो है माधुर्य से ही है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। बाकी जो हैं वो गलत हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि माधुर्य व्यंजक वर्ण रचना ललितात्मक आवृत्ति रल्य वृत्तियों वैधर्वी रीत रिश्ते, अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित पद रचना को वैधर्वी रीत कहते हैं। यह रीत श्रृंगार, करुण, शांत के लिए अधिक अनुकूल होती है। इसका प्रयोग विदर्भ देश के कवियों ने अधिक किया, इसी नाम से इसका नाम वैदर्भी रीत पड़ा। इसका अन्य नाम क्या है? ललिता। वैदर्भी का अन्य नाम जो है वो ललिता भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका भी कहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि गौड़ी रीति को क्या कहते हैं? परुषा भी कहते हैं। आचार्य मम्मट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि ओझा
प्रकाश कैस्तु परुषा अर्थात जहाँ ओज गुण का प्रकाश होता है वहाँ गौड़ी गौड़ी परुषा रीति होती है, जिसमें दीर्घ समास युक्त पदावलियों का प्रयोग उचित माना जाता है। पांचाली रीति के संबंध में माधुर्य सकुमार प्रपन्ना। पांचाली अर्थात पांचाली में मधुरता और सुकुमारता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब दृश्य बाटलिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलबेदी पर लहू पुकार उठा था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण है? काव्य गुण जो है वो कौन सा है? माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, उपर्युक्त तीनों। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ओज। क्या हो जाएगा? ओज। क्योंकि इस तरह से है इसमें कि मातृभूमि की बेदी पर लहू पुकार उठा था। अगर ये रस में आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। तो इसमें क्या है? ओज निकल के बाहर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि ओज गुण है, ओज वह गुण है जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाए, यानी शरीर में तुम्हारे कोई बात सुन के ही स्फूर्ति आ जाए, मन में तेज उत्पन्न हो जाए। ओज गुण से युक्त रस के अवसादन से चित्त दीप्त हो उठता है, उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है ओज गुण का। जैसे ओज गुण है वीर रस में विभक्त से रौद्र में अधिक रहता है, जहाँ द्वितीय वर्णों संयुक्त वर्णों रा के संयोग और टा और ठा और ड़ा और ढा की अधिकता हो, समधिक्य हो और कठोर वर्णों की रचना हो, वहाँ गुण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काव्य का वह गुण क्या है? काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ओज गुण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है? ओज, प्रसाद, माधुर्य या सभी? वीर रस की जो रचना होती है उसमें प्रधान जो होता है वो ओज होता है। जो गुण प्रधान होता है वो ओज गुण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है चिकारी मरकट भालू छलबल करहि जेहि खल छिहि। पंक्ति में काव्य गुण है, कौन सा है? प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ओज गुण है। कौन सा है? ओज गुण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त वाक्य में काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम है, कौन सा है? प्रसाद है, ओज है, माधुर्य है, इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है माधुर्य। क्या हो जाएगा? माधुर्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि द्रवय चित्त जाके सुनत अति आनंद प्रधान, सु है मधुरता रसुन क्रमा प्रथम सरस की आन। जैसे कि
चित्त को पिघलाने वाला जो आनंद प्रधान गुण है उसको माधुर्य कहते हैं। यह संयोग श्रृंगार करुण विप्लम्ब शांत में क्रमशः बढ़ता जाता है। मधुर रचना की आवश्यकताएं इस प्रकार बतलाई गई हैं, जैसे टा ठा डा से भिन्न वर्ण आदि में अपने वर्गों के अंतिम जो पंचमा अक्षर कहे जाते हैं से युक्त होने पर मच कच पुंज लुच्च चंपक इत्यादि माधुर्य के व्यंजक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंकन किनिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुण, इनमें से कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, प्रकाश, ओज, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माधुर्य। कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य काव्य गुण है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि निरख सकी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। इस पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज गुण है, माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माधुर्य गुण है। कौन सा है? माधुर्य। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, यानी जो बर होता है उसने मेरी तरफ नैन घुमाकर मुझे देखा, तो इसमें क्या हो जाएगा? माधुर्य। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर भी तुम स्वयं पुनीत। पंत इस उदाहरण में काव्य गुण है। कौन सा है? ओज, प्रसाद, माधुर्य, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा प्रसाद। क्या हो जाएगा? प्रसाद। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि पंत जी के काव्य कृति पल्लव से ली गई हैं। ये पंक्तियां जो हैं पल्लव रचना से ली गई हैं। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र में जल के समान जो रचना पाठक के चित्त में साहस व्यक्त होती है वह प्रसाद गुण कहलाती है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है काव्य दोष। क्या है? काव्य दोष। तो काव्य दोष का पहला क्वेश्चन है कि अनुभावों विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? समास दोष है, रस दोष है, पद दोष है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा रस दोष। क्या होगा? रस दोष। अगला क्वेश्चन है हमारा रसगत जो है काव्य दोष इनके होते हैं स्व शब्द वाच्य विभाव अनुभाव की कष्ट कल्पना, प्रतिकूल विभाव ग्रहण का, रस की बार बार दीप्ति, बिना अवसर रस का प्रतिपादन, अंग की अतिवृष्टि, प्रकृति विपर्य जो है ये रसगत काव्य दोष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महति देखो, इस काव्य का कौन सा दोष है? शब्द दोष है, रस दोष है, अर्थ दोष है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि कोई नहीं। इसमें जो है कोई भी दोष नहीं है। पांडव की प्रतिमा सम लेखो, अर्जुन भीम महामति देखो। ये जो पंक्तियां हैं किससे ली गई हैं? केशव दास की रामचंद्रिका से ली गई हैं। इसमें जो है कौन से दोष का वर्णन है?
काल दोष है, काव्य में काल दोष है, क्योंकि राम कथा त्रेता युग की है जिसमें पांडव कहाँ थे, तो काल दोष होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि कंकड़ रणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुम्बन कतार ताए, आज न मुझको सत्ता नहीं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है? काल दोष, वचन दोष, लिंग दोष, च्युत संस्कृति दोष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा वचन दोष। वचन दोष जो है इसमें है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सब कोई जानत तुम्हारे सारे जगत जहान में काव्य कौन सा दोष से है? पुनरुक्ति दोष, अश्लीलत्व दोष, ग्राम्य दोष, श्रुति कटुंब दोष। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा पुनरुक्ति दोष। क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तरु रिपु क्या है? कि तरु रिपु रिपुधर देख के बिहानी ती अकुलाए में कौन सा काव्य दोष है? च्युत संस्कृति, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, क्लिष्टत्व। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्लिष्टत्व। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि क्लिष्ट दोष का अर्थ क्या होता है? कठिनाई। अर्थ को दुरूह बनाने वाला शाब्दिक चमत्कारों के प्रयोग से यह दोष काव्य में आ जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति में तरु रिपु रिपुधार शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य वृक्ष का शत्रु अग्नि, अग्नि का शत्रु जल और उस जल को धारण करने वाला बादल। ऐसे प्रयोगों के कारण अर्थबोध में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुंदर है विहंग सुमन, सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? अधिक पतत्व, अप्रीत तत्व, दुष्कृत तत्व, क्लिष्ट तत्व। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अधिक पद तत्व। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम टॉपिक शुरू करेंगे शब्द शक्तियाँ। कौन सी? शब्द शक्तियाँ। तो शब्द शक्तियों का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है कि अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, गलत है। लक्षणा जो है शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती हैं क्या? नहीं, ये भी गलत है। कि अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना दोनों पर आश्रित होती हैं? नहीं। लक्षणा जो है एवं व्यंजना दोनों शक्तियां जो हैं अभिधा पर आश्रित होती हैं। लक्षणा और व्यंजना किस पर आश्रित होती हैं? अभिधा शब्द शक्ति पर आधारित होती हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि शब्द और अर्थ का शाश्वत, गोस्वामी तुलसीदास ने शब्द और अर्थ को जल बीज के समान अभिन्न बताया है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। स्वादिष्ट व्यंजन का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आना,
शेर या सांप का नाम लेते ही मन में भय का संचार होना, ये सब यह क्या है? शब्द शक्ति हैं। जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियाँ जो होती हैं 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। ये तीनों शब्द शक्तियाँ जिन शब्दों से अर्थों की अभिव्यक्ति कराती हैं उनमें जो है वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। अभिधा की मुख्य शक्ति है कि इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कवि ने देव इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, जैसे अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अब अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना जो हैं अभिधा पर आश्रित हैं। लक्षणा में भी अभियार्थ से योग रहता है और व्यंजना भी अभिधा के आधार पर चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वह भी अंत में अभिधा के ही आश्रय में कही जाएगी, किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है। ये जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्य, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ भी कहा जाता है। जिस शक्ति द्वारा साक्षात संकेतित अर्थ है जिसे मुख्यार्थ भी कहा जाता है, बोध हो उसे अभिधा कहते हैं, और मुख्य अर्थ हो तो मुख्या भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। यहाँ मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? ये बात जो है किसने मानी है, किस कवि ने? मतीराम, भिखारी दास, कुलपति मिश्र, देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? देव। किसने मानी है? देव ने। अगला क्वेश्चन है कि अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। उपरोक्त किसकी पंक्ति हैं ये? केशव दास, ब्रजनाथ दास, भिखारी दास, देव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा देव। अगला क्वेश्चन है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है? देखो 2015 में जीआईसी में पूछा गया, फिर 2012 में जीआईसी में पूछा गया, उसके बाद फिर 2013 में पीजीटी में पूछा गया कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। किसका है ये? देव का। अगला क्वेश्चन है, फिर से 2011 में पीजीटी में फिर पूछा गया, तो किसका पंक्तियां हैं ये? देव की। अगला क्वेश्चन है कि शब्द की वह शक्ति जिसे व्यथार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति, अभिधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिधा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या उपयुक्त सभी। तो मुख्यार्थ का बोध जो जिसमें होता है उसे कहते हैं अभिधा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द की शक्ति प्रतीत सबसे पहले हुआ करती? व्यंजना, लक्षणा, अभिधा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अभिधा। क्या हो जाएगा? अभिधा। अगला क्वेश्चन है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध जो है किससे है? मुख्यार्थ से है,
वाच्यार्थ से है या लक्षार्थ से या व्यंग्यार्थ से। तो इस व्यंजना शब्द का जो है संबंध वो व्यंग्यार्थ से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि रस की अनुभूति कराने पर अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। यह मान्यता है किसकी? आचार्य भामा की, आचार्य भट्ट नायक की, आचार्य कुंतक की, आचार्य दंडी की। तो रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है, ये बात आचार्य भट्ट नायक जी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक सकुचाती बैठी सी। इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति प्रयोग की गई है? अभिधा, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। तो इसमें जो है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि अभिधा लक्षणा जो है, अभिधा और लक्षणा के द्वारा अपने अर्थ का बोध करा कर विरत हो जाने पर जिस शब्द और अर्थ की शक्ति के द्वारा कवि के अभिप्रेत अर्थ की प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजना। जैसे व्यंजति अर्थ को व्यंग्यार्थ अथवा ध्वन्य वर्ष भी कहा जाता है। इसमें जैसे है उस पंक्ति में कि सिंधु और धरा के लिए क्रमशः सेज, सिंधु के लिए से बधु के बिंब प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें प्रमुख जो है बिंब बधु का है। सेज का बिंब उसका अंग मात्र है। कवि ने बधु को बिंब को उभारने पर विशेष प्रयास किया। तनिक सकुचित बैठी सी, इस विशेषण की सहायता से उनकी मुद्रा को साकार किया। इसीलिए इसमें कौन सी शब्द शक्ति हुई? व्यंजना। अगला क्वेश्चन है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या है? लक्षणा है। इसमें जो है लक्षण का प्रयोग किया गया है। जैसे कि लक्षण शब्द से इसका अर्थ है जब सिंह जो है वो वीर के तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ मतलब कायर भाग गए। यहाँ जो है सिंह का लक्षण वीर से है और गीदड़ का लक्षण जो है कायर से है, इसीलिए इसका लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंग्यार्थ, परार्थ, लक्षार्थ, अभिधार्थ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लक्षार्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनहु उमंगी अंग अंग छवि जाके तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? लक्षणा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। छोड़ो, रहने दो, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का शब्द अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? अभिधा से, लक्षणा से, व्यंजना से या इन सभी से? तो इसमें जो है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना सन्हे गंभीर को घटिए ब्रज भानुजा बेहलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लक्षणा।
सॉरी, लक्षणा नहीं, व्यंजना जो इसमें है शब्द शक्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसमें है कि इस दोहे में दो दो अर्थ हैं। ब्रज भानुजा का अर्थ राधा, ब्रज वृषभ देव की पुत्री, हल्दर के वीर यानी बलराम श्री कृष्ण के भाई, एक ही अर्थ में नियंत्रित कर दिया जाता है। किंतु इन अर्थों के साथ साथ गाय और बैल का भी व्यंग्यार्थ भी निकलता है। यही अर्थ इस दोहे को सुंदर बनाए हुए है, तो इसीलिए इसमें व्यंजना है। अगला क्वेश्चन है कि चिर जीवो जोरी झुरे क्यों न सन्हे गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा बेहलदर के वीर। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा व्यंजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है को घटिए ब्रज भानुजा बेहलदर के वीर। शब्द शक्ति कौन सी है? शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना, रस व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा शब्दी व्यंजना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से। ये प्रसाद की पंक्ति है। तो इसमें से कौन सी का बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों को, यानी किसने इस विधान को बांधा था उन काले काले। अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है लक्षण निकल के आ रहा है। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि यहाँ केवल आरोप्यमान विधु, जैसे उपमान का कथन है, यह केवल उपमान का वर्णन हो और उपमेय लुप्त हो, यह साध्य वासना गौड़ी प्रयोजन बनती लक्षणा होती है। तो ये था आज का हमारा शास्त्र, जिसमें हमने काव्य गुण, काव्य दोष और शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना आदि जाने पढ़े। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, अगले शस्त्र में अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।